लिख लेते हैं इसको। जैसे रिलेशन में हमने बात की थी वही सेम है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x where function fx is defined is called domain of a function। x की हर एक रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है। तो फिर रेंज क्या होगी, रेंज भी लिख लेते हैं, फिर इन दोनों के एग्जांपल्स करते हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम यहाँ डोमेन का ही देखना चाहते हैं, तो y इक्वल टू एक्स है। अब x की कोई भी वैल्यू आप रखो, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब से हमने रैशनल फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, रैशनल नंबर पढ़ना स्टार्ट किया बचपन में, तो हमें बताया गया कि p अपॉन क्यू में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये p अपॉन क्यू का फॉर्म हुआ, तो x 0 नहीं होना चाहिए। इसको देख के हमको सीधे ही, वैसे मैंने बताया कि आप अपनी आदत ही बना लें कि रैशनल फंक्शन जब भी दिखाई दे तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 अपनी तरफ से लिख लें। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, सारी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता है, 0। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। कोई अंडर रूट का फंक्शन है, जैसे मान लिया कोई अंडर रूट gx फंक्शन दिया हुआ है, ये fx इक्वल टू अंडर रूट gx, तो जब भी इसका डोमेन हमको फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये दिया होगा देन gx की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या तो 0 हो सकती है। अंडर रूट वाला कोई भी टर्म हम देखेंगे तो अंडर रूट की, अगर हमें उस अंडर रूट वाले टर्म की डोमेन फाइंड आउट करनी होगी तो हम अंडर रूट का पूरा टर्म उठाएंगे और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे और फिर उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज कर लिए फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट gx दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तो फिर हम gx को ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, बस इक्वालिटी हटा देंगे, क्योंकि जैसे ही रैशनल फंक्शन अपॉन में आ गया ना, या अपॉन में 1 अपॉन p अपॉन q बन गया, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अंडर रूट वाले सारे केसेस में हम उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, और 1 अपॉन वाले केसेस में अपॉन को सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे, अगर अंडर रूट लगा हुआ तो इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। बात क्लियर हो रही है? अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलेंगे कि जिसमें अंडर रूट के अंदर कुछ दिया होगा फंक्शन f ऑफ x या g ऑफ x या x माइनस 1 x माइनस 2, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका जो है वो डोमेन क्या होगा, वो r होगा। कोई भी रैशनल फंक्शन अगर होता है तो उसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जहाँ पर वो 0 हो रहा है। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक्स है जो हमको पता होना चाहिए। ये डोमेन हो गया, x की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा वो हो जाएगा डोमेन। और रेंज क्या होता है, फिर जितनी भी x की डिफाइंड वैल्यू आई है, मतलब जितने लिए फंक्शन f(x) डिफाइंड है, वो सारी वैल्यूज को हम y इक्वल टू f(x) फंक्शन में रखेंगे x की जगह पर, और उससे जो हमें y का कलेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज। उससे जो y का कलेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, बस ये और बढ़ा देंगे यहाँ पर कि कौन से आउटपुट, जरूरी नहीं कि सारे के सारे डोमेन में हो, तो वो सारे के सारे जो डोमेन जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है वही सारा कलेक्शन जब लेंगे तो वो बन जाएगा रेंज। तो लिख लेते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन।
range of y equal to fx is collection of all outputs और किसके आउटपुट्स, fx के आउटपुट, जो fx है उसके आउटपुट्स corresponding to each real number in the domain। सीधी बात अगर हम करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि x की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो है डोमेन, और x की वो सारी की सारी वैल्यू जब हम y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में x की जगह पे रखेंगे तो जो y की जितनी वैल्यूज मिलेंगी वो हो जाएगा रेंज। बात क्लियर हो रही है? डोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या है? कई बार मेथड इनका सेम ही होगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आइडिया होगा। ठीक है, तो वो रेंज हो जाएगी हमारी। और ये जो है रेंज के बारे में, जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला कि कोई अंडर रूट में फंक्शन दिया हुआ है, अब उसकी रेंज क्या होगी, तो अंडर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। कोई अंडर रूट के अंदर का टर्म है, जब वो बाहर आएगा तो अंडर रूट वाले टर्म को हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो उससे वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो सारी की सारी हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जैसे मॉड एक्स का केस है, y इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स में क्या होगा, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो x की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होने वाली है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो लिख लेते हैं यहाँ पर। हमने जैसे बात किया कोई भी पॉलिनोमियल है डोमेन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल हम देखते ही बता देंगे कि इसका डोमेन जो है वो R होगा। डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल इज R। R का मतलब कोई भी रियल नंबर रख देते हैं। कोई रैशनल फंक्शन के बारे में बात अभी हमारी हुई कि डोमेन ऑफ एवरी रैशनल फंक्शन, जैसे अभी हमने 1/x लिया था, डोमेन ऑफ एवरी रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, R तो होगा, लेकिन उसमें से वो वाले टर्म हटाने पड़ेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 0, वो पॉइंट्स हटाना पड़ेगा, पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज 0। वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमको हटाना पड़ेगा रियल नंबर में से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज, सॉरी डोमेन। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया हुआ, तो सारा हम रख सकते हैं, बस वो वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा जहाँ पर g ऑफ x जो है वो क्या बन रहा है, g ऑफ x जो है वो 0 बन रहा है। अब हमें नहीं पता कि एफ एक्स के बारे में, तो हम लिख सकते हैं कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो अपनी आप आदत ही बना लें कि जब भी कभी आप देखें किसी फंक्शन को, रैशनल फंक्शन को, तो आप तुरंत बोल दें कि भाई इसका जो है वो डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, डोमेन और रेंज जो है वो अगर मॉडुलस फंक्शन की पूछी जाए तो क्या होगी, डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सबको पता है, y इक्वल टू मॉड एक्स। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन का मतलब हो गया कि x की वो सारी की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पर तो x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, मॉड हमेशा कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू
मॉड हमेशा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। आपको मॉड एक्स का ग्राफ का आइडिया होगा, इस तरीके से मॉड एक्स का ग्राफ बताया गया था आपको। ये देखिए जीरो हो गया, जीरो से नीचे ये वाई एक्सिस में नहीं जा रहा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये हमेशा प्लस वाई में ही रहने वाला है। तो या तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है और या तो जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो हम बोलेंगे रेंज जो है उसकी जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का आइडिया है सभी को ना। मॉडुलस फंक्शन हमें पता है, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स क्या होता है, प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो पे चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ, इक्वल टू जीरो पे जीरो ही होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एक प्लस एक्स वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा और वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये हो जाएगा। इसने बोला है ना जब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 3 प्लस एक्स के लिए तो वाई इक्वल टू एक्स, और जब नेगेटिव वैल्यू हो तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू मॉड एक्स का केस। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज इसकी भी हमको पता होनी चाहिए कि क्या हो जाएगी। एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे आप, सारे रियल वैल्यू इसके लिए डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, जीरो, वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। या तो जीरो हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, और अप टू इन्फिनिटी तक कभी भी कहीं भी चले जाइए आप। ठीक है, ये डोमेन और रेंज मैंने वहां पर भी बात की थी, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बातें हो चुकी। हमारी ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब की डोमेन और रेंज लिखी हुई थी, और वहाँ पर भी हमने डोमेन और रेंज के बारे में बात की हुई थी। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको आइडिया है कि डोमेन और रेंज क्या है। ओके, साइन का चाहे डोमेन और रेंज हो, कॉस का डोमेन और रेंज हो, टेन का डोमेन और रेंज हो, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, किसी का भी डोमेन और रेंज हो, हम याद रखनी है हमको, हमें पता है, ऐसा हम लेके चलो। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का आइडिया हो गया हमको कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। उसके बाद एक और आएगा यहाँ पर 4 नंबर में लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आएगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस टाइप से बॉक्स में डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे ये भी सुना होगा आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ये जैसा कि इसका नाम है कि इंटीजर है, तो ये इंटीजर वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले लें, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इंटीजर ही मिलने वाली है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे मान लिया x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से 1 के मिड में ले रहा है, तो 0 से 1 के मिड में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 0 ही रहने वाली है। ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 से 0, -2 से -1, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो हम नेगेटिव से चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव से अगर मान लिया 1-2 नंबर लेना है हमको, हम नेगेटिव भी 1-2 ले लेते हैं साथ में। जैसे मान लिया हमने पहले ले लिया -1 से 0, तो -1 से 0, फिर 0 से 1 ले लिया, फिर 1 से 2 ले लिया। इस तरीके से हम 2-3 पॉइंट्स x के ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें क्या मिलने वाली है और किस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। पहली बात ये तो कंफर्म है कि रेंज जो है वो इसकी क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और डोमेन में x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, माइनस की रख दो, प्लस की रख दो, नेगेटिव, डेसिमल में रख दो, फ्रैक्शन में, किसी में भी रख दो, x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू आप देखें, जैसे यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि भाई 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
तो 2.2 जो है वो 2 और 3 के मिड में आएगा। तो 2 और 3 के मिड में अगर आता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लेते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 0 से 1 के बीच का क्या आएगा 0, और -1 से 0 में क्या आएगा -1। तो इसका मतलब अगर मैं कह दूँ कि भाई माइनस का 3.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कौन बताएगा? -3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये देखना है तुमको कि किसके किसके मिड में लाई कर रहा है, और जो छोटी वैल्यू है वो आंसर बता दे देंगे। -3.3 का है, -3.3 प्लस का ये 3.3 है, 4.4 नहीं है, माइनस का 3.3 है। हाँ, तो -3.3 जो है वो -4 से -3 के मिड में लाई करेगा। आप चाहो तो ड्रॉ करके देखो ना, -3.3 आप -4 और -3 के मिड में डालोगे, और उसमें से जो छोटा है वो -4 है, तो -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा। ये 0 ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2 -1 और ये -1। ये 1 हो जाएगा और ये 2। जीरो से 1 के बीच में जब बात कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 0 आ रही, तो 0 पे तो क्लोज्ड हो गया, और 1 पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन को ऐसे करना है, क्लोज को डार्क कर देना। फिर 1 से 2 में जब हम देख रहे हैं तो 1 वैल्यू आ रही, तो 1 को डार्क कर दिया और 2 को जो है वो ओपन कर दिया। फिर ऐसे 2 से 3 में 2 डार्क हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा 3 पे। सिमिलरली अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो -1 पे डार्क हो जाएगा और 0 पे जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस टाइप से इसके ग्राफ बने। बात क्लियर हुई? फिर ऐसे ही बढ़ाते जाइए आप किसी का भी। अब देखो यहाँ से देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर 0 से लेके 1 के बीच, 0 से 1 के मिड का कोई भी नंबर लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.999 का 0, 1 से 2 के मिड का जब भी कोई लोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इस टाइप से ये बढ़ते जाएंगे। आप इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे इधर और इधर भी ऐसे। क्लियर होगा? अब इसका डोमेन और रेंज, हम तो डोमेन और रेंज की बात करने के लिए निकले थे, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। आप x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, x की नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, बताओ भाई, रेंज क्या होगी इसकी? इसकी रेंज हो जाएगी कोई भी इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर देखोगे हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। 0 से 1 में 0 मिलेगा, 1 से 2 में 1 मिलेगा। गिरा तो भाई आज ही गिरा दो।
फिर एक और इसमें आता है 5th नंबर पे सिग्नम फंक्शन, उसके बारे में और लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को SGNX करके डिनोट करते हैं। सिग्नम फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो होता है mod x अपॉन x या फिर x अपॉन mod x। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैसे डिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू mod x अपॉन x होती है जब x नॉट इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0। ये फिक्स की गई कि अगर 0 होगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला जो है हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि अपॉन में x आ जाएगा, तो 0 पे तो हमें डिफाइन किया गया कि 0 होगा, और ये कब के लिए है जब x नॉट इक्वल टू 0, mod x अपॉन x या x अपॉन mod x। तो इसको और थोड़ा डिफाइन करें, mod को और थोड़ा ओपन करें, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x अपॉन x हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो mod x अपॉन x यानी mod x की वैल्यू माइनस x अपॉन x, तो ये माइनस 1 हो जाएगी, और इक्वल टू 0 पे तो 0 दे ही रहा है। तो यानी कि सिग्नम फंक्शन की हमारे पास 3 वैल्यू हो जाएंगी। y जो है वो रेंज जो है इसकी या 1 होगी या तो माइनस 1 होगी या तो 0 होगी। तो सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x या तो 1 देगा या माइनस 1 देगा और या फिर 0 देगा। क्लियर हो रही बात? ये x पॉजिटिव के लिए, ये x नेगेटिव के लिए और ये x इक्वल टू 0 के लिए, 3 में बनेगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज भी आइडिया हो गया आपको कि डोमेन और रेंज क्या होने वाली है। भाई डोमेन x की देखो 0 भी रख लिया, सारी पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, फिक्स है 3 वैल्यूज, -1 या तो 0 या तो 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं। या तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी या तो -1 आएगी या तो 0 आएगी। ठीक है, तो एक y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक y इक्वल टू -1 का और एक y इक्वल टू 0 का। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। भाई ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1, यहाँ पर भी ये 1 हो गया और ये -1। तो देखिए y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, y इक्वल टू 1, एक तो ये है y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 1, और इधर नीचे आएंगे तो y इक्वल टू -1। तो ये हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। और ये y इक्वल टू 1 तो इधर भी जाना चाहिए, और y इक्वल टू -1 का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाएगा। और इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 0 को डार्क कर देता है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उसने क्वेश्चन में बोला था कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तभी y की वैल्यू 1 लेनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी y की वैल्यू 1 होगी। y की वैल्यू 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब x की निगेटिव वैल्यू है जो y इक्वल टू 1 है, उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया और उसको हटा देते हैं, तो उसको हमने ऐसे डिलीट कर दिया जो। इसलिए हमारा जो है ये, और 1 पे जो है क्यों नहीं है, 1 पे एग्जैक्टली 1 पे तो ये 0 देता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिया हुआ है, यानी कि डार्क नहीं किया है, सर्कल बना, हॉलो सर्कल बना। 0 पे तो 0 दे दिया इसने, y इक्वल टू 0 का इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि x अगर लेस देन 0 तो y इक्वल टू -1 होता है। तो y इक्वल टू -1 जब x निगेटिव हो तो पॉजिटिव वाले को हटाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से इसको हम हटा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 के लिए।
तो y इक्वल टू या तो -1 होगा या तो 0 होगा या तो 1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज इसकी भी क्लियर हो गई। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर रखो, सब में कोई वैल्यू देगा ये। रेंज जो है वो डिसाइडेड है, तीन ही वैल्यू आने वाली है, -1, 0 और 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो अब आगे की बात करते हैं। अब हम सीखेंगे कि डोमेन और रेंज निकालते कैसे हैं, किस टाइप से हम डोमेन रेंज निकालेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो गिवन है, अंडर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हो। फिर अभी हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। फाइंड डोमेन, y की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, इसकी डोमेन बतानी है क्या होगी। क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर बात की थी कि कोई भी अंडर रूट का टर्म हमें दिखाई देगा तो हम क्या लिख देंगे कि भाई अंडर रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का अंडर रूट निकल सकता है या तो 0 का अंडर रूट निकल सकता है। ये ऊपर देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू या f(x) इक्वल टू अंडर रूट gx मिलेगा तो हम अंडर रूट के अंदर के टर्म को उठाएंगे और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये मान के मैं चल रहा हूँ कि मेथड ऑफ इंटरवल तो सबको आइडिया है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फैक्टराइज कर दिया, x प्लस 3 और x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, ये आता है सबको प्लस और ये माइनस, यहाँ प्लस 3 हो गया और यहाँ माइनस 3 हो गया। और साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस प्लस, निगेटिव वैल्यू हमको देखनी है, निगेटिव है। और दूसरी बात इक्वालिटी भी लगी हुई है, इक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है तो क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, और -3 से +3 के मिड में ही नेगेटिव देगा, बाकी कहीं पर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में -3 to +3। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? अब कोई हमसे कहे भाई आपने -3 से +3 ही क्यों रखा है, तो आप यहाँ पर रख के देख लो। आप यहाँ पर जब अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 4 रख लो तो 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। तो क्या 9 माइनस 16 का अंडर रूट निकाल सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी। अंडर रूट डिफाइन करने के लिए ही हमें 9 से छोटा नंबर चाहिए। 9 से छोटा नंबर -3 से +3 के मिड में ही होगा, तभी फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा। इसलिए ये हमारा जो किया गया काम है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब रेंज की बात यही पर कर लेते हैं इसकी, कि अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है तो ये रेंज के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि पहली बात तो अंडर रूट का केस बन रहा है। अंडर रूट जो होता है इसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या तो 0 देगा। तो अगर 0 देता है तो किस वैल्यू पे देगा, तो जब 3 रखोगे आप, x की वैल्यू जब 3 रखो तो ये 0 दे देगा। कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अरे भाई -3 से +3 तक तो रखोगे, बाकी तो कोई रख ही नहीं सकते हो तुम कहते हो कि भाई मैं 1000 रख दो। तो ऐसा तो नहीं। रेंज का मतलब ही है कि x की सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है वही सारी वैल्यूज हमको रखनी है।
तो या तो हम 3 से -3 या -3 से +3 के बीच का ही कोई नंबर रख सकते हैं। और पहली बात तो ये x स्क्वायर है तो निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो। तो 0 से 3 के मिड का कोई भी नंबर रखोगे तो -3 से 0 रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 से 3 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे आप रखोगे तो भी वही आएगा जो -3 से 0 के मिड में आएगा। जैसे -2 रखो या +2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबको स्क्वायर करके वो पॉजिटिव कर देगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। y की सबसे छोटी वैल्यू। जब x की सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या रख देंगे? 3। और जब x की सबसे छोटी वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिल रही है? √9 यानी कि 3। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 मिल सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? 0। और रेंज यही होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। बात क्लियर हो गई? तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि भाई इसकी रेंज जो है, वैसे रेंज को डिफाइन करने का एक मेथड भी होता है कि y इन टर्म ऑफ x लिखा है तो पहले x इन टर्म ऑफ y ले आओ। कई सारे क्वेश्चंस में हम करेंगे इस तरीके से, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चंस में हम करें। हम थोड़ा दिमाग लगा के डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये रीज़न जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो y = 9 - x स्क्वायर है तो y स्क्वायर की वैल्यू 9 - x स्क्वायर हो जाएगी। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 - y स्क्वायर, तो x की वैल्यू √9 - y स्क्वायर। तो ये 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेम देखो वैसे ही बन गया कि नहीं? लेकिन अब y की वैल्यू -3 से +3 अगर आप बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y तो निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता ना। ये हमने क्या बात की कि अंडर है तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो हम ये ना लिख के हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू, एक तो मिनिमम वैल्यू 0 देगा और वहाँ से लेके 3 तक। तो 0 से 3 तक ही वैल्यू आने वाली है इसकी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, इससे बड़ी वैल्यू 4, 5, 6 नहीं आ सकती। कब मिलेगी? जब x की वैल्यू सबसे छोटी 0 हमने ले लिया, क्योंकि निगेटिव भी छोटे हैं लेकिन उनको रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि -x रखो या +x रखो, स्क्वायर करने के बाद दोनों सेम बनने वाले हैं। तो ये बात क्लियर होगी डोमेन और रेंज की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब चलिए ये तो हो गया 9 - x स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ f(x = x² - 16), ये दिया हुआ है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कीजिए। बताइए इसकी डोमेन और रेंज कौन बताएगा? फाइंड डोमेन एंड रेंज।
नहीं आ रहा किसी का भी? सेम मेथड है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं करना है। अंडर रूट के टर्म को जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो प्लस 4 और माइनस 4 दो बन गए हमारे पास, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस। पॉजिटिव लेना है, प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं, बिल्कुल सही है, गुड। प्लस माइनस प्लस लगा दिया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 क्लोज्ड इंटरवल में यूनियन 4 टू प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज की बात करो तो रेंज में क्या हो जाएगा, ये तो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो 0 देगा, 0 से कम नहीं देने वाला, नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं y की। प्लस की वैल्यू क्या हो सकती है, और x की वैल्यू देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज भी है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, या माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 का जब स्क्वायर करोगे तो वो भी बड़ी वैल्यू देने वाला है। तो 4, 5, 6, 100,000 लाख करोड़ जो भी आप रखना चाहें वो सारी की सारी y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर देता रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 0 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। क्यों, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात? अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे दूँ, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डोमेन क्या होगा, और इसकी रेंज भी बतानी है क्या, फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्या हो जाएगा इसका डोमेन, जल्दी बताना है। हमें ये देखना है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि फंक्शन डिफाइंड हो। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है x की जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। x की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं क्या जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो उसको हटाना पड़ेगा हमको। तो एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी और 4 उसमें ऐड करो तो वो भी पॉजिटिव है, और x की कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे चाहे जितनी छोटी बड़ी, वो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाए। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, देखते ही हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखो या रियल नंबर लिखो, बात एक ही है। अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है क्या, कोई भी नंबर आप रखे हैं तो क्या अंदर 0 आ सकता है क्या, 0 तो कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 0 भी रखते हैं तो भी y की वैल्यू अंडर रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू रखेंगे तो उनका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमेशा 2 से तो बड़ी वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि 4 प्लस में हो रहा है, 4 प्लस समथिंग कुछ भी करेंगे तो उसका अंडर रूट 4 से बड़ा ही होगा, 4.5, 4.9 या 5, 6, 7, 8 कुछ भी अंडर रूट के अंदर हो सकता है। यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो रेंज में क्या मिलने वाली है, जब हम x की वैल्यू 0 रख दें तो अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगी वैल्यू 2, तो एक तो 2 मिलेगी मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, तो मैक्सिमम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसकी अगर रेंज हमें निकालनी पड़े तो 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और डोमेन अगर निकालना पड़े तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें?
प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यही क्वेश्चन अगर हम अंडर रूट में क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू आ गया। अब इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड डोमेन। तो अब भी वही काम करेंगे जैसे अभी हम पहले कर रहे थे, कितने भी टर्म अंडर रूट के अंदर सबको वैसे ही करना है। डोमेन के लिए हमें अंडर रूट के अंदर जाना है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पर दो नंबर मिल गए, +2 और 1, प्लस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज में यूनियन 2 टू प्लस इन्फिनिटी, और 2 भी क्लोज में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? यही क्वेश्चन अगर अपॉन में आ जाता, उसका अगर हमें डोमेन निकालना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और एक्स माइनस 1, इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो क्या करें, इजी। x और x माइनस 1 को जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर रहे थे, तो अब सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे और x की वैल्यू 0 और माइनस 1 में 1 मिलेगी, तो प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव किसके किसके मिड में आ रहा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 टू इन्फिनिटी। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डोमेन जब भी लिखें, अपॉन में जब भी केस होगा तो क्लोज्ड इंटरवल नहीं आने वाला है, क्योंकि ना तो x की वैल्यू 0 हो सकती है और ना 1 हो सकती है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है बात ये भी? तो अंडर रूट के केसेस भी अगर हम देखें तो उसमें भी यही काम हमें करना पड़ता है, चाहे किसी का भी हो। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं इसके। और कुछ फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी रेंज, इसकी डोमेन बतानी, फाइंड डोमेन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन है, अभी रैशनल फंक्शन की बात अभी हमारी हुई थी थोड़ी देर पहले, रैशनल फंक्शन के बारे में बात किया था। तो आप देखिए और बताएं क्या होगा इसका आंसर रैशनल फंक्शन के लिए। तो रैशनल फंक्शन में हम क्या करते हैं, रैशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी और कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y की वैल्यू जो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 6 2 12 और 6 और 2 8, तो x माइनस 6 और x माइनस 2 दो फैक्टर बन जाएंगे। यानी x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती और 6 नहीं हो सकती।
तो जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू, सारी रियल वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 2 और 6 को हटा दो, क्योंकि 2 और 6 को आप नहीं ले सकते। 2 और 6 लेने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो हम कर नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन की डेफिनेशन ये कहती है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए एक और देखते हैं। f(x) इक्वल टू गिवन है (x² - 5x + 6। इसका डोमेन क्या होगा? x² - 5x + 6 बताया आप इसको। हो जाएगा (x² - 5x + 6 है। अभी हमने किया था ये, इस टाइप का किया था कि अंडर के अंदर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं x - 2 और x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 और 3 दो फैक्टर बन गए हमारे, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। देख लो पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, -∞ to 2 यूनियन क्लोज 3 to +∞। बस खत्म कहानी, इतना ही करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाले तो इजी है, कर लेंगे। f(x) इक्वल टू गिवन है 1/√mod x - x। ये जेई में कभी पूछा गया। y इक्वल टू f(x) इक्वल टू 1/mod x - x। इसका डोमेन बताना है क्या होगा, फाइंड डोमेन। mod x - x क्या आएगा आंसर बताइए। mod x - x वो भी अपॉन में है, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। मतलब क्या आएगा इसका आंसर, और थोड़ा सोचो इसको, सही है वैसे। क्या -∞ से 0 कह रहे हो? ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 इंक्लूडेड 0 एक्सक्लूडेड कि -∞ टू कौन रखेगा। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे कैसे,
पहली बात तो हमें ये आइडिया होगा कि मॉड एक्स माइनस एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मॉड एक्स माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0। तो इसमें केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जब एक्स पॉजिटिव हो और मॉड एक्स माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी मॉड एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन एक्स। और अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स। तो कोई पॉजिटिव नंबर x है वो क्या x से बड़ा हो सकता है क्या? x कभी भी x से बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि x तो x की इक्वल होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो हटा ही दो आप। फिर x केस सेकेंड ले लेते हैं, जब x नेगेटिव होगा। मॉड x की वैल्यू हम माइनस एक्स रखेंगे। तो मॉड x ग्रेटर देन x है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन x। क्या ये पॉसिबल है कि माइनस एक्स की वैल्यू x से बड़ी हो जाए? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, अगर x जो है वो नेगेटिव हो तो। क्योंकि देखने में थोड़ा डाउट लगेगा कि माइनस एक्स तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन x खुद नेगेटिव नंबर है। ये यहाँ पर देखिए आप, तो x खुद नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव नंबर आप यहाँ पर रखोगे तो माइनस एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव नंबर ही रहेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना माइनस एक्स। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स हो गया। तो इसका मतलब x प्लस एक्स लेस देन 0, तो 2x लेस देन 0, तो x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0, और 0 में ओपन इंटरवल होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 ले लिया आपने, वैसे तो यहाँ इनइक्वालिटी है तो होगा ही, लेकिन ये x मॉड x कभी भी x की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 0 इक्वालिटी में नहीं आ सकती है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसा कि उन्होंने जे में किया हुआ था, एफ एक्स इक्वल टू 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, ऐसे किया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, इसका डोमेन बताना है क्या होगा। कह रहे हैं आप इसकी वैल्यू भी बताएं। अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। क्लियर है कैसे करेंगे? देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, इसके बारे में एक बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने x की वैल्यू सपोज कर लिया 2.4 ले लिया, तो 2.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो 2 आएगा। तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कौन बड़ा होगा? हमेशा x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा हो रहा है। अगर मान लिया x की वैल्यू आपने माइनस का 2.4 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 से -3 के बीच में। तब भी यहाँ पर x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमेशा छोटी वैल्यू देगा, चाहे आप x की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू x होता है, क्योंकि कोई कहते हैं कि भाई x की वैल्यू 2 ले लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी 2 हो जाएगा।
तो इन सबको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, लेस देन और इक्वल टू x होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू x। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या कहानी होने वाले है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन x, और ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x होता है। तो x की कोई वैल्यू ऐसी यहाँ पर आएगी क्या जो इसको सेटिस्फाई करता है? तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू x, देन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। 5 का मतलब नल सेट हो जाएगा। कोई भी वैल्यू जो है वो x की ऐसी नहीं होगी जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, यानी इसका कोई भी x की वैल्यू रखोगे ये हमेशा डिफाइंड होगा ही नहीं, कभी कोई ऐसी वैल्यू x की होगी ही नहीं। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब जरा रेंज के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, फाइंड द रेंज ऑफ find range of the function या range of the function sin greatest integer x into pi is, ये बताना है, ये find हटा देते हैं। range of sin greatest integer x into pi is equal to बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी मैं यहाँ दे देता हूँ, 0,1 ओपन इंटरवल में, -1 to 1 करली ब्रैकेट में 0, और डी में जो है वो नन ऑफ दी। तो क्या होगी इसकी रेंज? ये तो देखते ही हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिक लगाने की या कुछ भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बताना है रेंज इसकी क्या होगी, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू पाई। रेंज ऑफ द फंक्शन साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू पाई। क्या करें? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या -1 होगा या -2 होगा। तो साइन पाई है और पाई के आगे कोई इंटीजर वैल्यू रखी हुई है, तो साइन ऑफ इंटीजर वैल्यू को हमने n ले लिया, तो साइन ऑफ n पाई, कोई भी पाई का मल्टीपल हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, तो साइन का कोई भी मल्टीपल होगा वो क्या देगा, हमेशा 0 देगा। बात क्लियर होगी? ये बन जाएगा साइन ऑफ n पाई, और साइन ऑफ n पाई हमेशा क्या होता है, 0। ये बिल्कुल भी ना सोचे आप कि साइन का फंक्शन है तो रेंज क्या होगी, -1 से 1 की होगी, लेकिन ये साइन ऑफ x नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो C आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यही क्वेश्चन कॉस में दे दिया जाए, रेंज ऑफ कॉस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के साथ पाई दे दिया जाए, अब क्या होगा ये?
ये सिंपल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट जो है ये सिंपल ब्रैकेट है। cos पाई एक्स, ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 1, बी में दिया है -1, सी में लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर -1, और डी में दिया है नल। तो cos पाई एक्स तो सी हो जाएगा ना, -1 और 1 दोनों ही हो सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं बोलेगा। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बोलें कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स -3/3 - x, x नॉट इक्वल टू 3 इज, इसकी रेंज क्या होगी, x -3/3 - x। ऑप्शन इसके भी लिख लेते हैं 1, b -1, c 1, 0, इस टाइप से दिए हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स -3/3 - x, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स -3 है, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी x -3, तो ये तो हमेशा वैल्यू y की -1 ही देने वाला है। x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे ऊपर नीचे से हमेशा कट हो जाएगी, सिर्फ एक माइनस देता रहेगा और हमेशा एक एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -1। ओके, अब एक जेई में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, वो भी लिखता है रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 - x p x -3 इज, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बन गया NPR जो होता था ना, तो NPR का भी पूछा गया और NCR का भी क्वेश्चन पूछा गया। ये 1 दिया हुआ है, सी ऑप्शन में 1, 2, 3 और डी में नन ऑफ डीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा ये, चाहे NPR की बात हो या NCR की बात हो, हम इसको बहुत पहले अच्छे से कर चुके हैं। NPR हो या फिर NCR हो, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जो N होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, जो R होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि N जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू R है। जब भी कभी आप NPR या NCR के बारे में देखें तो आप ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर अप्लाई करें। और ये फैक्ट है, आपने पढ़ा भी था कि N जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा, R जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और N जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू R हो जाएगा। और इसमें मैंने रेंज पूछी है, डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछी हुई है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उससे हमारा डोमेन आएगा, और जब x की वैल्यूज आ जाएगी तो उन x की वैल्यू रख के फिर हमें रेंज y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो x की वैल्यू 3, 4, 5 आ रही है, ओके। और इन x की वैल्यूज़ को रखने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाएगा। तो इसमें जो बोला हुआ है, इसमें अगर हम वैल्यू ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें तो पहली बात तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 7 ग्रेटर देन x यानी x की वैल्यू 7 से कम। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने किया n ग्रेटर देन 0, ये किया r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर हम करेंगे n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। तो x लेस देन और इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 से कम, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और x की वैल्यू 7 से छोटी। इन तीनों को मर्ज करके वो x की वैल्यूज़ लेनी है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये 7 n ग्रेटर देन और इक्वल टू r करना है। तो x माइनस 3, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 3। अच्छा, ये 7 और 3 10 हो गया, ओके। ये हो गया यहाँ पर 10, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। ये x और x 2x हुआ तो 7 और 3 क्या हो गया यहाँ पे 10 हो जाएगा, ओके। तो ये x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं तो फिर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये 2 से कम ले लोगे तो फिर 3 थोड़ा ना आएगा। तो 3 से बड़ी या 3 के इक्वल, 5 से छोटी या 5 के इक्वल और 7 से भी छोटी। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3, 4 और 5। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज है कलेक्शन y का। तो पहले हमारे पास क्या है, 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, यही क्वेश्चन है ना हमारा। तो ज़रा x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब 3 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 पी 3 माइनस 3 कॉमा 7 माइनस 4 पी 4 माइनस 3 7 माइनस 5 पी 5 माइनस 3। तो ये 3 आंसर हमारे आ जाएंगे। 7 माइनस 3 2 पी 0, 7 माइनस 4 3 पी 1 और ये 4 पी 2, 7 माइनस 5 2 पी 2। तो ये हो गया 2 पी 2। तो बस अब इन्हीं की वैल्यूज निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा 4 पी 0 3 पी 1। अच्छा, यहाँ पे ये 7 माइनस 3 ये 4 है भाई। 4 पी 0 4 पी 0 3 पी 1 और 2 पी 2 निकाल देते हैं वैल्यूज की। 4 पी 0 ये 1 हो जाएगा, 3 पी 1 ये 3 हो गया और 2 पी 2 ये 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हो ना रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ये 1 2 3 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है कहीं पर तो? तो ये चाहे क्वेश्चन एनसीआर में होता है या एनपीआर में होता है, सब में यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन एनसीआर में भी होता तो भी हम बस एनसीआर का फॉर्मूला अलग अप्लाई करते हैं, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करते हैं। ये इक्वालिटी वही सेम लगाते हैं जो इसमें बनने वाली है।
एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, होमवर्क में इसको आप जरूर सॉल्व करें। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x सी 4x माइनस 5। द डोमेन ऑफ, बल्कि डोमेन नहीं, सीधे आप रेंज निकाल दो, क्योंकि डोमेन निकालोगे फिर वैल्यू भी रख के रेंज निकाल दो। जब रेंज पूछी जाएगी तो मतलब डोमेन तो निकालना ही है। द रेंज ऑफ इसकी रेंज बतानी है, क्या होगी? द रेंज ऑफ दिस इज व्हाट? क्लियर है बात? रेंज कैसे निकलेगी? सबसे पहले वही सारी कंडीशन, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। और ये तीनों होने के बाद उनका जो कलेक्शन होगा, इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आएंगी वो, और x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर आप करें इसको। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस से करना है, हो जाएगा। एक फंक्शन और उसका रिवर्स, एक और इसके बारे में बता दूं, ये भी आप पहले कभी कर चुके हैं। अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसकी रेंज बताओ, y इक्वल टू 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर माइनस x, तो ये एक फंक्शन है और ये उसका 6 की पावर माइनस 6 की पावर माइनस x रेंज है। तो एक फंक्शन और उसके रिवर्स की रेंज बतानी है। क्या पढ़ा था हमने? एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 2। याद है? एक फंक्शन और उसका रिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। ये हमने पहले कभी बेसिक्स में भी पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लिख लेना। एक फंक्शन हो और उसका रिवर्स हो, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, अगर x पॉजिटिव है तो। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो एक फंक्शन और उसका रिवर्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक फंक्शन हो गया, ये इसका रिवर्स हो गया। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2 देगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी तो नेक्स्ट करेंगे।